गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज के विषय में हमें देखना है भारतीय संविधान, और उस भारतीय संविधान में आज हमें देखना है प्रस्तावना। तो प्रस्तावना एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है संविधान का, क्योंकि पूरा संविधान इसी प्रस्तावना से आपको दिखाई देता है। तो संविधान क्या है? जो संविधान है वो प्रस्तावना में ही उसकी झलक दिखाई देती है, यानी प्रस्तावना के पिलर पर ही संविधान खड़ा किया गया है। तो प्रस्तावना जैसे हम देखते हैं, हमारी प्रस्तावना प्रारंभ ही होती है वी द पीपुल ऑफ इंडिया, अर्थात हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, इस तरह से पढ़ते हैं कि नहीं? Yes, sir. तो इस ऐसे शब्द हैं, इसमें ऐसे शब्द हैं, ऐसे शब्दों को अगर एलिब्रेट करें तो पूरी आपको झलक दिखाई दे जाएगी। तो मेन जितने शब्द हैं, जिस पर स्तंभ है, जिस पर खड़ा हुआ पूरा संविधान है, वो हमारी प्रस्तावना है। तो इस संदर्भ में हमें इनके शब्दों के क्रम को देखना है, किस क्रम में शब्द आए हैं, इनकी क्या क्या भूमिका है। जैसे आप देखते हो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, तो प्रभुत्व संपन्न का मतलब ये होता है कि जो हमारा देश, आपने देखा होगा कि जैसे सबसे पहले भारत राजाओं राजशाही भारत में रही, और राजशाही के बाद में आपने देखा कि भारत में क्या है 1600 के आसपास से लेकर के और क्या नाम प्लासी के युद्ध तक, जो प्लासी के युद्ध में आते आते स्थिति अंग्रेजों की मजबूत हो गई। वहां से 15 अगस्त 1947 तक देखें तो लगभग मोटा मोटी 200 साल का कार्यकाल है। तो उस कार्यकाल के दौरान, यानी अंग्रेजों के शोषण के दौरान, भारत हर तरीके से त्रस्त हो गया था। तो किसी को स्वतंत्रता नहीं थी, किसी को समानता नहीं थी, स्वतंत्रता, शोषण, तो ये सब झेलता रहा भारत, झेलता रहा कि नहीं 200 साल। और 200 साल से पहले आप देखते हो कि भारत जैसे देश में क्या है, राजशाही, तो यहाँ पर कोई डेमोक्रेसी नाम की चीज नहीं थी। जब हमें ये अवसर प्राप्त होता है 1947 में, जैसे भारत आजाद हो जाता है, उसके बाद में जब संविधान बनाने की बात आती है, तो हमारे देश के अंदर जो समस्याएं थी, जो हमारी समस्याएं थी, और भविष्य में हमारा देश कैसा होना चाहिए, भविष्य का देश कैसा होना चाहिए और वो कैसा हो, इसके पीछे ये है कि हमने जो चुनौतियों को फेस किया, उन चुनौतियों से कैसे हमें समाधान करना है, इन सब बातों को बड़े ही विद्वता के साथ देश के बड़े प्रभावशाली महत्व के लोग, विद्वान लोगों के माध्यम से, सबसे पहले आपने देखा कि जो प्रस्तावना, उद्देश्य प्रस्ताव है, इसको पेश करने का काम किसने किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। कब किया था? 13 दिसंबर 1946 को। तो 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के माध्यम से क्या पेश किया गया? प्रस्ताव पेश किया गया। वही प्रस्ताव आगे चल के क्या बनता है? प्रस्तावना का रूप धारण करता है। तो 200 साल से पहले राजशाही, और राजशाही के बाद 200 साल, इसमें जनता के लिए अनेक प्रकार के शोषण और किसी भी प्रकार के अधिकार न देना, देश पूरी तरह से टूट जाने के बाद में जब हमें अवसर मिलता है संविधान बनाने का, तो सबसे पहले हम जो प्रस्तावना रखते हैं, तो प्रस्तावना हमारा पूरा दर्पण है संविधान का, यानी वो पिलर है जिस पर हमारा संविधान खड़ा है। तो इसके जो शब्दावलियां हैं, या पूरी जो प्रस्तावना है, इसलिए और महत्वपूर्ण हो जाती है कि वनडे एग्जाम से लेकर के आप देखो सिविल सेवा तक ये प्रश्न इससे कहीं न कहीं बन जाते हैं। और इसमें पूछ लिया जाता है कि जैसे 42वां संविधान संशोधन 1976 किसके समय में हुआ? इस 42वां संविधान संशोधन 1976 में कौन से ऐसे शब्द थे जो जोड़े गए? ऐसे प्रश्न आते हैं। और ये पूछा जाता है कि शब्दों के क्रम क्या है, इस प्रकार से। तो अनेक ऐसे प्रश्न हम देखेंगे जो बताए गए हैं या इससे निकलेंगे। तो सबसे पहले जैसे हम देखते हैं, हम भारत के लोग, वी द पीपुल ऑफ इंडिया, तो बात यह है कि भारत के लोग, तो भारत के लोगों के ही द्वारा संविधान बनाया गया। भारत में सर्वोपरि है क्या? पब्लिक, पीपुल, यहाँ के निवासी, यहाँ के रहने वाले। लेकिन अगर आप देखोगे कि यहाँ के जो बड़े बड़े पद हैं, जैसे राष्ट्रपति के पद, महामहिम का पद हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे जो भी संस्थान बड़े बड़े देश के हों, वो सभी संस्थाएं चलती हैं अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे संविधान के सम्मत ही तो सब चलता है। तो ये संविधान को जो शक्ति है जनता से,
और संविधान के माध्यम से सभी संस्थाएं हमारी गतिमान होती हैं। तो पहली ही बात कह दी गई है कि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब यही है कि 200 साल तक अंग्रेजों का शासन, 200 साल से पहले आपने देखा अनेक प्रकार की भारत में राजशाही राजतंत्रात्मक व्यवस्था। तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब यह है कि भारत अपने देश के आंतरिक मामलों में और बाह्य मामलों में किसी के दबाव को स्वीकार नहीं करेगा। वो पूरी तरह से स्वतंत्र होगा कि वो अपने देश के लोगों के लिए कोई भी संधि करता है, कोई भी समझौता करता है, कोई देश विदेश से वार्ताएं होंगी तो किसी भी दबाव में आंतरिक मामले हो चाहे वैदेशिक मामले हो, इनमें किसी भी प्रकार का किसी का हस्तक्षेप स्वीकार भारत को नहीं होगा। तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक। लोकतंत्र का मतलब है, जैसे परिभाषा आपने पढ़ा होगा अब्राहम लिंकन की, डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। तो प्रजातंत्र जनता का और जनता के लिए, जनता के द्वारा क्या है, शासन। इसको इस प्रकार से समझा जा सकता है जैसे चाहे संघीय व्यवस्थाओं में जैसे प्रधानमंत्री वाली जो व्यवस्था है, या लोकसभा के इलेक्शन देखते हैं, चाहे आप विधानसभाओं के इलेक्शन देखते हैं, इन जगहों में आप देखोगे कि इलेक्शन में हम अपने बीच से ही किसी व्यक्ति को चुनते हैं कि नहीं? वही व्यक्ति हमारे लिए नियम और कानून बनाता है कि नहीं? तो अपने बीच से किसी व्यक्ति को हम चुनते हैं, वही हमारे ऊपर हमारे लिए क्या बनाता है, नियम और कानून बनाने का काम करता है। तो इस प्रकार से कहें जो प्रजातंत्र है, जनता के द्वारा जनता के लिए क्या है, शासन। तो हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न गणराज्य है क्या? तो गणराज्य का अभिप्राय क्या है? तो गणराज्य शब्द का अभिप्राय है कि अभी तक आपने देखा कि जो भारत में राजशाही थी 200 सालों से पहले, उसमें राजा का पुत्र ही राजा, अर्थात वंश के आधार पर वंशानुगत शासन चलता था। लेकिन जैसे जैसे हमारा इसके बाद में अंग्रेज आए, तो अंग्रेजों ने आपने देखा अंग्रेजों ने किस प्रकार से शासन किया। लेकिन अब हमने कहा कि यहाँ पर क्या होगा, गणतंत्रात्मक व्यवस्था होगी। भारत जैसे देश में गणतंत्रात्मक व्यवस्था से अभिप्राय है कि यहाँ का जो मुखिया होगा, जो यहाँ का प्रधान होगा, अर्थात जो यहाँ का महामहिम होगा या राष्ट्रपति होगा, वो कैसा होगा, हाँ अप्रत्यक्ष रूप से चुना हुआ होगा कि नहीं? तो ऐसी व्यवस्था देश के प्रमुख के लिए किया गया। और क्या शब्द है इसके बाद में, और क्या है शब्द इसके बाद में, पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष क्या है, ये शब्दावलियां बहुत आपको ध्यान रखना है। पंथ निरपेक्ष का मतलब क्या है कि भारत जैसे देश में कोई विशेष धर्म या कोई पंथ, राज्य का, देश का अपना कोई धर्म या पंथ नहीं होगा। राज्य का या देश का या सरकार का कोई अपना पंथ, अर्थात सरकार का कोई धर्म विशेष नहीं होगा। यही खूबसूरती दुनिया में हमें अलग करती है। यही खूबसूरती दुनिया में हमें अलग करती है कि देखो 80% पॉपुलेशन हिंदू धर्म को मानने वाले हैं कि नहीं? तो यहाँ पर हिंदू धर्म राज्य का धर्म नहीं। आपने ईसाई देशों में देखा होगा कि नहीं? बहुत सारे ऐसे देश हैं कि वहां की पॉपुलेशन में ज्यादा से ज्यादा जो धर्म को मानते हैं उसी को सरकार भी अनुसरण करती। लेकिन भारत क्या है, पूरी तरह से धर्मनिरपेक्ष है। भारत का कोई धर्म नहीं होगा या कोई पंथ नहीं होगा। इस बात को ऐसे समझा जा सकता है कि वर्तमान में अभी राफेल फ्रांस से आए थे राफेल। जब राफेल फ्रांस से आए तो उस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत के 4 प्रमुख धर्मावलंबियों को बुलाया है, जैसे सिख, जैसे हिंदू, जैसे ईसाई, जैसे मुस्लिम के। तो इनके चारों प्रमुखों को वहां पर बुलाया। तो इसका मतलब ये हुआ कि भारत धर्मनिरपेक्ष राज्य है। भारत में सरकार या देश का, राज्य का कोई अपना धर्म या पंथ नहीं होगा। यहाँ पर फ्रीडम है, चाहे जो धर्म को मानिए। इसके बाद अगला शब्द क्या है, समाजवादी। देखिए समाजवाद 2 रूपों में है। आर्थिक समाजवाद अलग तरीके का, यहाँ पर ऐसा समाजवाद है कि आपस में हम लोग क्या है, बंधुत्व बना के रखें,
इसके साथ साथ समाज के मतलब यह है कि समाज में सबको बराबरी का दर्जा प्रदान करें। अगली बात यह है कि समाज में जो आर्थिक संसाधन है न्यायोचित होने चाहिए। एक अलग जैसे समाजवाद कार्ल मार्क्स का है वो अलग तरीके का समाजवाद है, लेकिन भारत जैसे देश में अलग तरीके का समाजवाद है। बंधुत्व बनाए रखें, समाज में समरसता बनाए रखें और समाज में जो आर्थिक संसाधन है इनका समान इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो, मतलब समान वितरण होना चाहिए, न्यायोचित वितरण होना चाहिए। अगला बात क्या है? तो सामाजिक और आर्थिक और राजनीतिक, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक और न्याय विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो स्वतंत्रता कितने प्रकार की हो गई? 5। तो कभी कभी ये प्रश्न आता है कि भारत के प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है? तो कितने प्रकार की स्वतंत्रता भारतीय संविधान में दी गई है? 5 प्रकार की। तो भारतीय संविधान में 5 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है। तो पहली कौन सी? सामाजिक। दूसरी कौन सी? और ठीक, और ठीक स्वतंत्रता है। न्याय कितने प्रकार के भारतीय संविधान में दिए गए हैं? तो ये प्रश्न कई बार देखने को मिला है, पूछा गया है विभिन्न परीक्षाओं में कि कितने प्रकार के न्याय की चर्चा की गई है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में। तो 3 प्रकार के न्याय हैं। नंबर 1 सामाजिक न्याय, दूसरा आर्थिक न्याय और तीसरा राजनीतिक न्याय। तो हम बात कर रहे थे 5 प्रकार की स्वतंत्रता की। तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता में देखोगे तो पहली स्वतंत्रता का नाम क्या है? विचार। जैसे कि आपने मौलिक अधिकार देखे, मौलिक अधिकार में जैसे 6 मूल अधिकार हमें प्राप्त हैं। प्राप्त है 6 मूल अधिकार। 7वें मूल अधिकार जो संपत्ति का मूल अधिकार था उसको हमने उठाकर किसमें कर दिया? 300 कामिक विधिक अधिकार बना दिया। तो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अगर देखें संविधान में निहित 6 अधिकार आपको प्राप्त होते हैं। तो पहली बात क्या आपने बताया? विचार। तो हमें विचार अभिव्यक्ति की आजादी होनी चाहिए। क्या राजशाही या राजतंत्रात्मक देश में जब व्यवस्था थी क्या हर आदमी को इस तरह की आजादी मिली होगी? नहीं। क्या अंग्रेजों के जमाने में जब अंग्रेजों का शासन चल रहा होगा भारत जैसे देश में, क्या इस प्रकार की अभिव्यक्ति आजादी होगी? रोडे सड़कें जाम कर रहे होंगे, आप भाषण दे रहे होंगे, आजादी की मांग कर रहे होंगे। तो ऐसी आजादी हमें नहीं थी। तो बहुत ही सुलझे, बहुत बुद्धिमान देश के लोगों ने ऐसी विचारधाराओं रखा। तो नंबर 1 पर क्या बताया आपको? विचार। दूसरे पर क्या है? अभिव्यक्ति, भाषण वगैरह। तो अनुच्छेद क्या है इसका? विचार अभिव्यक्ति का अनुच्छेद 19 के अंतर्गत आपने इसको पहले ही देखा है। 19(1) में प्रेस की स्वतंत्रता देखा है। इसके तीसरी बात क्या बताया है? विश्वास। विश्वास के साथ अगली बात क्या बताया है? धर्म और उपासना। तो हर व्यक्ति को धार्मिक स्वतंत्रता, जैसे आपने अनुच्छेद 25 से 28 देखा, तो 25, 26, 27, 28 तो धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित आपको कई अनुच्छेद हैं जो बहुत महत्वपूर्ण पढ़ने होते हैं, जैसे 25, 26, 27 और 28। तो इतने प्रकार के आपको क्या प्राप्त हुए हैं? धार्मिक स्वतंत्रता। तो पहली बात इसमें क्या है कि धार्मिक स्वतंत्रता में पहली बात क्या है? कौन सी? धार्मिक स्वतंत्रता। तो हर व्यक्ति को अपने अपने मजहब में विश्वास रखने का अधिकार है कि नहीं है? हिंदू व्यक्ति अपने मंदिर में जा सकता है। पहले कुरीतियों के आधार पर ऐसी असमानता व्याप्त थी समाज में जिनको दूर करने का प्रयास किया गया है कि हर व्यक्ति पूजा उपासना करने का अधिकार, ये अधिकार पहले नहीं था, अंग्रेजों के जमाने में नहीं था, या जब हिंदूवादी व्यवस्था चलती थी जिसमें समाज विशेष के कुछ लोगों को ये ऐसे अधिकार प्राप्त थे। तो आगे चलकर हम कैसे विकास उन्मुख हों, कैसे सशक्त हों, तो उन सब चीजों को देखते हुए ये विचारधारा रखी गई। दूसरी बात क्या है? उपासना। हर व्यक्ति अपना उपासना कर सकता है। हिंदू हैं तो मंदिर में जाएंगे, मुस्लिम हैं तो मस्जिद में जाएंगे, और सिख हैं तो गुरुद्वारा में जाएंगे। तो हर व्यक्ति को अपना उपासना करने का अधिकार, राइट प्राप्त हुआ है। अगली बात क्या है? हाँ, और हर व्यक्ति को अनुच्छेद 18 में क्या दिया हुआ है? अनुच्छेद 18 में क्या? अवसर की नहीं, उपाधियों का अवसर की जो समानता है वो किसमें दिया हुआ है? 14 में क्या दिया है? अनुच्छेद 14 में अवसर की समानता का प्रावधान है, और 18 में उपाधियों का अंत है। तो उपाधियों का अंत भी समानता का कारण है। जैसे राय सिंह बहादुर जैसे पदों को अंग्रेज दे देते थे जिससे उनकी श्रेष्ठता समाज में साबित हो जाती थी, तो वो उच्च देखे जाते थे समाज की नजर से। तो ये असमानता मूलक शब्द था, उपाधियां।
तो ये बात है। और अवसर की समानता अनुच्छेद 14 में आपको प्राप्त होती है। जैसे कोई अभिकरण है, जैसा सरकारी वैकेंसीज वगैरह कुछ भी भरना हो तो उसमें हर व्यक्ति को क्या है, समान अधिकार मिलते हैं। आगे क्या है, व्यक्ति की गरिमा और व्यक्ति की गरिमा को विशेष ध्यान रखा गया है कि हर व्यक्ति की गरिमा प्राप्त होगी और हर व्यक्ति को समाज में बराबर का अधिकार प्राप्त होना चाहिए ताकि वो सर्वांगीण विकास कर सके। अगली बात क्या है, तो राष्ट्र की एकता सबसे बड़ा मुद्दा है। जैसे देश में अनेक प्रकार की भाषाएं, बोली, रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, विविधता। तो भारत विविधताओं से भरा देश है। भारत विविधताओं से भरा देश है और इस विविधता को बनाए रखना ही हमारी क्या होगी, विशेषता होगी। तो विविधता में क्या एक शब्द जोड़ा, एकता और अखंडता। तो ऐसी एकता, ऐसी अखंडता बनाए रखें कि देश के लिए अगर कोई बात आती है तो संपूर्ण भारत के लोग अभी आए क्या कर सके, एक देश के लिए एक साथ खड़े रह सके। अगली बात क्या है, बंधुता, आपस में क्या बना के रखें, भाईचारा बनाएं, हिंदू मुस्लिम ना करें ताकि देश में विस्फोट किसी प्रकार के ना पैदा हो। आपस में बंधुत्व, तो आपने देखा बंधुत्व मतलब भाईचारे को बनाकर समाज में रखें ताकि समरसता, एकता, अखंडता हमारी सुनिश्चित हो सके। इसके बाद में क्या है, अब ये शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है। अंगीकृत, अधिनियमित और आत्म अर्पित करते हैं। अंगीकृत मतलब अपना लेना। जैसे अंगीकृत मतलब अपना लेना, हम अपने भारत संविधान को क्या कर रहे हैं, अपना रहे हैं। अंगीकृत और आत्म अर्पित मतलब अपने ऊपर हमें से क्या कर रहे हैं, लागू कर रहे हैं, अपने ऊपर हमें लागू कर रहे हैं। और क्या कर रहे हैं, आत्मर्पित। ये बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है, आत्मर्पित। आत्मर्पित से अभिप्राय क्या है, जैसे कि आत्मा क्या है, अजर और अमर है, शरीर क्या है, नश्वर है। तो शरीर आता जाता रहेगा लेकिन आत्मा क्या रहेगी। इसी तरह जैसे सरकारें तो आती जाती रहेंगी लेकिन संविधान क्या है, अजर और अमर है। तो जैसे शरीर में आत्मा अजर और अमर है उसी तरह से संविधान भी अजर अमर है। सरकारें आती रहेगी लेकिन देश का संविधान बना रहेगा बहुत ही खूबसूरती तरीके से। आगे क्या है, और समय समय पर इसमें अनेक प्रकार के समय पर आपने कहा देखा होगा कि इसमें संशोधन भी किए गए ताकि हमारी गतिशीलता बनी रहे, क्योंकि समय के साथ कुछ परिवर्तन करने आवश्यक होते हैं। जैसे जैसे आप देखते हो क्राइम के तरीके बदलते हैं, जैसे जैसे देखते हो टेक्नोलॉजी के तरीके बदलते हैं, तो वैसे वैसे हमारे नियमों और कानूनों की भी व्यवस्था होगी। तो समय समय पर जिन्हें आवश्यकता होती तो हम संशोधन भी करते रहे हैं। अगली बात क्या है, तो इस प्रकार से आपने देखा कि हमारे शब्द और इनके मतलब। तो इसमें जैसे मेन बात आप समझिएगा, जैसे प्रस्तावना के मुख्य तत्व अगर हमें देखना है तो संविधान का स्रोत, तो संविधान के स्रोत में हम भारत के लोग अर्थात जनता। तो स्रोत के रूप में क्या है, अगर आ जाए संविधान का स्रोत क्या है, संविधान की प्रस्तावना का स्रोत क्या है। और आपने एक शब्द और देखा होगा कि जैसे 32 मौलिक अधिकार में संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने क्या कहा है, संविधान की आत्मा कहा। और प्रस्तावना को भी संविधान की क्या कहा गया है, किसने कहा। बाकी आप बताइएगा, ठाकुर जुड़ा है, ठाकुर बाद वाला बता दिया, आगे वाला आप बताइएगा। तो संविधान की प्रस्तावना को भी आत्मा कहा गया है। अगर दोनों आता है तो यदि आता है अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, तो आप कहोगे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने कहा है, क्योंकि विश्व का सबसे बड़ा हमारे संविधान है कि नहीं, विशाल संविधान है। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे, 22 भाग और अनुसूचियां कितनी, 12 अनुसूचियां, 395 अनुच्छेद, तो इतना विशाल। अब देखिए, तो संविधान के स्रोत की अगर बात हो तो हम भारत के लोग अर्थात जनता स्रोत है। और 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया। उस समय सरकार किसकी रही होगी, इंदिरा गांधी की सरकार के समय एक ही संशोधन हुआ है और उसके मूल ढांचे को प्रभावित किया गया था। होना चाहिए, ढांचा नहीं प्रभावित होना चाहिए, मूल ढांचा नहीं प्रभावित होगा। और इसमें ये प्रश्न ये पूछता है कि किन नए शब्दों को जोड़ा गया। तो जैसे समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, तो समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता जैसे 3 शब्दों को 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, लघु संविधान। तो अब संविधान का स्वरूप देखिए,
संविधान का स्वरूप कैसा होगा, आकार कैसा होगा, तो इस स्वरूप में आपने देखा कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, संपूर्ण क्या है, प्रभुत्व संपन्न है, समाजवादी है, समाजवादी का मतलब आप समझ गए, पंथ निरपेक्ष है, इसका मतलब समझ गए, लोकतंत्रात्मक कैसे हुआ ये भी समझ गए, गणराज्य क्या होता है ये भी समझ गए। तो ये इसके संविधान के स्वरूप आकार के रूप में आता है कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य। उसके बाद में उद्देश्य इसके क्या रहे होंगे, फ्यूचर प्लानिंग क्या होंगी देश के लिए, तो उस देश के लिए फ्यूचर प्लानिंग जो उद्देश्य हमारे थे संविधान में निहित, तो पहली बात थी न्याय उपलब्ध कराना, लोगों को क्या देना, न्याय देना। तो न्याय कितने प्रकार के देना, 3 प्रकार के न्याय देना। वो न्याय है सामाजिक, वो न्याय है आर्थिक और वो न्याय है राजनीतिक न्याय। तो सामाजिक में समरसता लाने की बात है। आर्थिक मतलब ये होता है कि किसी एक व्यक्ति का प्रभाव नहीं होगा या कुछ मुट्ठी भर लोगों का अधिकार आर्थिक संपत्तियों पर नहीं होगा, समान वितरण देश के लोगों के लिए होगा। तो आर्थिक न्याय होना चाहिए। अच्छा, उसके बाद है राजनीतिक। जैसे राजनीतिक मतलब क्या है कि आपकी उम्र यदि 18 साल हो जाती है तो वोट देने का अधिकार आपको हो जाता है कि नहीं। तो राजनीतिक अधिकार, पहले आप ऐसा कोई अधिकार प्राप्त था 200 साल से पहले भी नहीं था, और 200 साल जब शासन चला अंग्रेजों का तब भी नहीं था। तो हमें राजनीतिक अधिकार प्राप्त था नहीं, सामाजिक अधिकार भी, आर्थिक अधिकार भी, ये सब नहीं। कुछ लोग जैसे अंग्रेज, चाहे फ्रांसिस हो, चाहे डेनिस हो, चाहे पुर्तगाली हो, जितने यहाँ कंपनियों के साथ साथ जो भी लोग आए वो लूट कर ही ले गए। तो यहाँ पर क्या है, ना तो हमें सामाजिक न्याय प्राप्त था, ना तो हमें आर्थिक न्याय प्राप्त था, और राजनीतिक न्याय तो था ही नहीं। वोट देने का अधिकार तो जब हम गणतंत्र हुए तभी हमें प्राप्त हुआ। तो 26 जनवरी 1949 को हमारा संविधान बनकर, लेकिन हमने लागू नहीं किया। लागू किया 26 नवंबर इसका 26 जनवरी को, समझिएगा 26 जनवरी को 1950 को लागू किया, जबकि 26 नवंबर 1949 को बनकर और 26 जनवरी 1950 को लागू किया। ऐसा क्यों? क्योंकि रावी नदी के तट पर लाहौर अधिवेशन सन 28 या 29 में हुआ, 50 में हो गया नहीं, 28 में 29 में हुआ, अधिवेशन हुआ था। तो 50 में आप लोग तो देखिए, तो वहां पर ऐसी शपथ ली गई थी कि हम इस डेट को अपना संविधान, तो इसीलिए हमने 26 जनवरी को हम नहीं लागू किए थे, मतलब हम ही नहीं, ये बात आप समझ लीजिएगा। तो अब ये बात है, अगली बात क्या है, अगली बात कहता है स्वतंत्रता। तो कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं प्राप्त की गई स्वतंत्रता में, कितने प्रकार की, 5 प्रकार की। तो ये याद रखिएगा, स्वतंत्रता में 5 प्रकार है, ये आता है प्रश्न। तो 5 प्रकार की लिखवा देंगे, लिखिए नहीं, समझिए, सिर्फ सोचिए, समझिए, देखिए ध्यान से, एकदम कंसंट्रेट होके, इतना समझाई दे रहे हैं। उसके बाद में एक एक पॉइंट लिखा दे, एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगा, पूरी जिम्मेदारी के साथ। ये चेक तब नहीं करिएगा जब परीक्षा होइएगा, ये चेक पहले कर लीजिए प्रैक्टिस सेट लगा के। प्रैक्टिस सेट में सारे प्रश्न आपको वही से रखे रहेंगे। ये जो आप यहाँ कंसंट्रेट हैं, यही बैठे हैं, तो कहेंगे सर जी बैठे तो यही बैठे, मतलब मन मस्तिष्क से बैठिएगा। तो स्वतंत्रता है 5 प्रकार की। क्या है, विचार की, विचार को आप समझ गए, भाषण एवं अभिव्यक्ति, अनुच्छेद 19 के अंतर्गत अभिव्यक्ति की आपने देख लिया। अवसर की समानता है कि नहीं, अवसर की, और उसके बाद विश्वास, धर्म और उपासना, ये सारे शब्दावली आप समझ गए। उसके बाद है व्यक्ति की गरिमा। व्यक्ति की गरिमा व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए उत्तरदायी है, तो व्यक्ति की गरिमा प्रदान किया गया। उसके बाद कहा गया है कि राष्ट्र की एकता और अखंडता बनी रहे। उसके बाद में क्या है, बंधुत्व की बात। तो ऐसे क्या है कि ये हमारे उद्देश्य रखे गए थे, विजन बनाए गए थे, सबके लिए, संपूर्ण देश के लिए, छोटे से लेकर बड़े लोगों के लिए, सबके लिए, समाज में सारी समरसता। और इसमें जो भी प्रावधान किए गए तो विकास की मुख्य धारा से सबको जोड़ने के प्रयास किए गए। एक लाइन खींची तो दौड़ में सब जब भी आएंगे बराबर होंगे, जब सबको बराबर हमें क्या मिलना चाहिए, अवसर प्राप्त होना चाहिए। तो आज की क्लास यहीं तक है, और नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलते हैं एक नए चमकदार टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।